Good afternoon, sir. Very good afternoon, madam. Good afternoon, sir. क्लास 2 बजे से थी। क्लास है उधर बैठो ना गाय खाना बनाते हैं घर पर बैठते हैं। बेटा कल नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैंने स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बता दिया था इन्वेस्टिगेशन, और आज ले लेते हैं ट्रीटमेंट पार्ट। सो ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब इसमें सबसे पहले हमें स्वेलिंग दूर करनी है, तो फर्स्ट पार्ट इसका ट्रीटमेंट का क्या हो जाएगा? रिलीफ ऑफ एडिमा। सो राइट डाउन रिलीफ ऑफ एडिमा। पेशेंट्स आर एडवाइज टू टेक लो सोडियम डाइट, यानी नमक कम से कम खाना है। पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू टेक लो सोडियम डाइट, यूजली 1 to 2 ग्राम पर डे। एक नॉर्मल आदमी को भी दिन भर में 5 ग्राम से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। अब 5 ग्राम कैसे मेजर करेंगे? छोटा वाला जो चाय का चम्मच होता है, उसको अगर नमक से भर दे तो उसमें 5 ही ग्राम आता है। ज्यादा साल्ट नहीं लेना चाहिए। सो पेशेंट्स आर एडवाइज टू टेक लो सोडियम डाइट, यूजली 1 to 2 ग्राम पर डे। If blood urea is normal, if blood urea is normal,
the patient is encouraged to take good protein diet. अगर ब्लड यूरिया नॉर्मल आता है तो अच्छी प्रोटीन, हैवी प्रोटीन ले सकते हैं. So if blood urea is normal, the patient is encouraged to take a good protein diet. अब जैसे एडिमा है, एडिमा को कौन दूर करेगा? डायरेटिक. So write down diuretics are mainstay of treatment. Diuretics are mainstay Diuretics are mainstay of treatment of edema. अगर एडिमा थोड़ा है, if edema is mild, then thiazide may be useful. Thiazide, thiazide, thiazides may be useful in moderate edema. In moderate edema, loop diuretics, loop, L-O-O-P. In moderate edema, loop diuretics. अब लूप डायरेटिक में कौन सा आता है? एग्जाम्पल इज फ्रूसिमाइड. मार्केट में किस नाम से आता है? लेसिक्स. फ्रूसिमाइड, FRUSEMIDE. फ्रूसिमाइड कितनी मात्रा में? 80 to 120 मिलीग्राम पर डे. लूप डायरेटिक्स एग्जाम्पल इज फ्रूसिमाइड, 80 to 120 मिलीग्राम पर डे. और इसके अलावा एक दूसरी मेडिसिन आती है, उसको भी दे सकते हैं. उसका नाम है ब्यूमीमेनाइड. BUMEPANIDE. ब्यूमेटेनाइड, BUMETANIDE. ब्यूमेटेनाइड कितना देते हैं? 2 से 3 मिलीग्राम, 2 to 3 मिलीग्राम पर डे. और टॉर्सामाइड, TORSAMIDE. टॉर्सामाइड कितना देते हैं? कितना मिलीग्राम डोज? 10 to 40 मिलीग्राम, 10 से 40 मिलीग्राम, 10 to 40 मिलीग्राम पर डे इज एडवाइजेबल. तो कुल मिला के एडिमा को कम करने के लिए हमें क्या देना है? डायरेटिक देना है. क्या देंगे? डायरेटिक. The main disadvantage of these drug is, देखो हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है. ये डायरेटिक देने से एक चीज का नुकसान होता है, ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा घट जाती है. The main disadvantage of these drug is hypokalemia. The main disadvantage of these drug is hypokalemia. In severe cases, loop diuretics कितनी मात्रा में? फ्रूसिमाइड 20 to 40 मिलीग्राम, 20 से 40 मिलीग्राम. In severe cases, loop diuretics example is frusemide, FRUSEMIDE.
फ्रूसिमाइड कितना देंगे? 20 से 40 मिलीग्राम। आर टू बी कंबाइंड विथ a diuretic, are to be combined with a diuretic having action on DCT, distal convoluted tubule, having action on distal convoluted tubule। अब इसमें कौन सी मेडिसिन आती है? स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनो, SPIRO, स्पाइरो, नो NO, लेक्टोन LACTON, स्पाइरोनोलेक्टोन कितना देते हैं? 100 to 200 मिलीग्राम, 100 से 200 मिलीग्राम, 100 to 200 milligram for complete reabsorption of sodium, throughout the nephron। Sometime in severe cases, metolazone, METOLAZONE, metolazone is added to this combination to make a triple combination। यानी 3 मेडिसिन सीवर केसेस में दे सकते हैं डायरेटिक। कौन कौन सा? पहला कौन सा? फ्रूसिमाइड, लूप डायरेटिक। दूसरा कौन सा हो गया? DCT की एक्शन करती है। कौन सी मेडिसिन है? स्पाइरोनोलेक्टोन। और तीसरा मेडिसिन कौन सा हो गया? मेट्रोलेजोन। 3 डायरेटिक दे देते हैं इन सीवर केसेस। In resistant cases, salt-free albumin 20 gram, 20 gram, 20 gram in 100 ml in 1 hour, salt-free albumin 20 gram in 100 ml in 1 hour with furosemide 40 milligram intravenously, may be given to increase the serum albumin concentration, when edema is relieved, patient has to be put on diuretics only. So this is about the treatment of edema. अब यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोटीन यूरिया। अब प्रोटीन यूरिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल ऑफ प्रोटीन यूरिया,
The daily total protein intake, the daily total protein intake should replace the total daily protein intake should replace urinary protein losses to avoid negative nitrogen balance. जितना यूरिन में प्रोटीन लूज हो रहा है उतनी ही मात्रा में प्रोटीन देना चाहिए जिससे बॉडी में नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस ना हो जाए. So the daily total protein intake should replace urinary protein losses to avoid negative nitrogen balance. Protein should not be restricted. Protein should not be restricted or until GFR glomerular filtration rate or GFR falls to less than 25 milliliter per minute. Until GFR falls to less than 25 milliliter per minute. ACE inhibitors, ACE क्या बोलेंगे इसको? एक इनहिबिटर, एक का फुल फॉर्म क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. सो एक इनहिबिटर्स. दूसरी मेडिसिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, and NSAIDs are being used as renoprotective agents, as they reduce proteinuria, and retard मैंने रुकना, RETARD, and retard the progression of the disease, progression progression of the disease. These drugs are especially effective in diabetic nephropathy. And some other proteinuric nephropathy. तो ट्रीटमेंट के दो पार्ट मैंने आपको बताया. पहला कौन सा? एडिमा को दूर करना. एडिमा को कैसे दूर किया? डायरेटिक देखें. और डायरेटिक कैसे देना है? माइल्ड केसेस में अलग हो गया और सीवर केसेस में अलग हो गया. इसके बाद कैसे प्रोटीनूरिया, यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है, एल्ब्यूमिन आ रहा है, उसकी मात्रा को कैसे घटाएंगे, ये मैंने आपको अभी देखो बताया. द थर्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया.
treatment of hyperlipidemia, lipidemia, AEMIA, hyperlipidemia. The rise in plasma lipids or cholesterol, does not require treatment except dietary restriction and exercise. फिर सुन लीजिए. The rise in plasma lipid and cholesterol does not require treatment except dietary restriction and exercise. When serum cholesterol is more than 500 milligram, then a lipid lowering agent such as atorvastatin, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, क्या नाम है, ब्लड लिपिड्स को डाउन करने के लिए. स्पेलिंग क्या है इसकी? एटोरवेस्टेटिन, ATOR, रट लेना इसको. एटोरवेस्टेटिन, ATORVASTATIN, एटोरवेस्टेटिन. कितना देते हैं? 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम वंस और ट्वाइस अ डे. 20 मिलीग्राम दिन में एक बार या 2 बार दे सकते हैं. एटोरवेस्टेटिन 20 milligram once or twice a day may be employed या may be given till it is corrected. तो एटोरवेस्टेटिन की मात्रा कितनी देंगे? 20 मिलीग्राम दिन में एक बार. अगर दिन में एक बार से कंट्रोल नहीं होता तो 20 मिलीग्राम सुबह शाम भी दे सकते हैं. Mild hyperlipidemia, तो ब्लड लिपिड को, ब्लड फैट को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे? एटोरवेस्टेटिन. और थोड़ा सा अगर ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे? फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट दे देंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, योगा कराएंगे, है ना. लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड अधिक हो गया तो कौन सी मेडिसिन देंगे? एटोरवेस्टेटिन देते हैं. कितने मिलीग्राम?
20 मिलीग्राम दिन में एक बार, और इससे कंट्रोल नहीं होता है तो 20 मिलीग्राम सुबह, 20 मिलीग्राम शाम। माइल्ड hyperlipidemia does not require a lipid lowering agent. Mild hyperlipidemia does not require a lipid lowering agent. Mixed hyperlipidemia requires a combination of statin, statin, a combination of statin and fibrate, fibrate. So this is a treatment of hyperlipidemia. तो ट्रीटमेंट के 3 पार्ट हो गए, एडिमा, ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीनूरिया, और तीसरा हो गया ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। फोर्थ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज immunosuppressive therapy. Immunosuppressive, SUPPRESSIVE, immunosuppressive therapy. The role of corticosteroid and immunosuppressive drugs. The role of corticosteroid and immunosuppressive drugs depends upon the etiology of nephrotic syndrome, the minimal change दूसरा कौन सा होता है, mesangial, 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 और तीसरा होता है mesangiocapillary glomerulonephritis, mesangiocapillary glomerulonephritis. Are also respond well to corticosteroid. The focal glomerulosclerosis, the focal FOCAL, the focal glomerulosclerosis and concentric glomerulonephritis and concentric CRESCENTRIC and concentric glomerulonephritis show poor response. The corticosteroids are given for 6 to 8 weeks. The corticosteroids are given for
6 to 8 weeks at a dose of 1 milligram per kg daily. The corticosteroids are given for 6 to 8 weeks at a dose of 1 milligram per kg, 1 milligram per kg daily. Usually the starting doses is 40 to 60 milligram, 40 से 60 milligram, 40 to 60 milligram as a single or in a divided doses along with H2 receptor blockers to relieve its local gastric symptoms, जैसे एसिडिटी साथ में इसको देने से, स्टेरॉइड देने से होती हैं, तो इसको कम करने के लिए साथ में क्या दे देंगे, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे देते हैं. Methylprednisolone is better than the prednisolone. Methylprednisolone is better than the prednisolone, hence it is preferred. If corticosteroid fails, then cytotoxic drugs like cytotoxic TOXICS, then cytotoxic drugs like azathioprine, azathioprine. दूसरी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं साइक्लोफॉसमाइड, CYCLO, फॉस्फामाइड, PHOSPHAMIDE. So if corticosteroid fails, then cytotoxic drugs like azathioprine and cyclophosphamide may be used either alone, अकेली दे सकते हैं, या combination में दे सकते हैं. Can be given alone or in a combination with corticosteroid to suppress the immune response and to decrease proteinuria. The side effects of steroids are moon phases, edema, hypertension, and hypokalemia. Hypokalemia means blood के अंदर पोटेशियम की मात्रा घट जाए.
Then is control of infection. Control of infection. Sepsis is a major cause of death in nephrotic syndrome. Sepsis is a major cause of death in nephrotic syndrome. Pneumococcal infection. Control of infection. Sepsis is a major cause of death in nephrotic syndrome. Pneumococcal infection is common. Pneumococcal infection is common. Hence, pneumococcal vaccine should be given. Hence, pneumococcal vaccine should be given. Early detection and antibiotic therapy. Early detection and antibiotic therapy can be given. Next part of the treatment is anticoagulation. 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 Anticoagulants are indicated. Anticoagulants are indicated in patients of nephrotic syndrome. Anticoagulants are indicated in patients of nephrotic syndrome complicated by deep vein thrombosis, arterial thrombosis, and pulmonary embolism. फिर सुन लीजिए. Anticoagulants are indicated in patients with nephrotic syndrome complicated by deep vein thrombosis, arterial thrombosis, and pulmonary embolism. Heparin is not effective. Heparin is not effective due to loss of. Heparin is not effective due to loss of antithrombin
antithrombin loss in urine. And the last treatment is treatment of the underlying cause. So this is all about the nephrotic syndrome. Important question कुछ लग रहा है, 2-3 साल से नहीं आया है और 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था, अधिकतर बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। इसके बाद थोड़ा सा ले लेते हैं प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंप्लीट हो गया आपका। प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, a large number of clinical syndromes resulting from the primary involvement of the glomeruli. A large number of clinical syndromes resulting from the primary involvement of glomeruli are included in the primary glomerulonephritis. Renal biopsy is helpful. Renal biopsy is helpful to classify it further depending upon the type and site of lesion. Depending upon the type and site of lesion into minimum change. दूसरा membranous और तीसरा and proliferative changes. More than 75% of primary glomerulonephritis, more than 75% of primary glomerulonephritis belongs to proliferative type. कई तरीके के हैं बेटे, तो एक इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अधिक नहीं बताऊंगा मैं। तीन वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, मेक 3 वर्टिकल लाइन। 3 वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो कितने कॉलम बन जाएंगे? वर्टिकल 4 कॉलम बन जाएंगे। 3 वर्टिकल लाइन खींचिए एंड मेक 4 columns. In the first column write down type PYP type. In second column write down clinical presentation. In the third column write down pathological findings.
pathological findings, and in the fourth column, write down common causes. अब इस चार्ट के बनाएंगे, इसके ऊपर लिख लीजिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, pathological findings and common causes of glomerulonephritis. So type में first type to write down minimal change glomerulonephritis. Minimal change glomerulonephritis. अब सेकंड कॉलम में आ जाओ, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या लिखना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में कॉमन होता है, कॉमन इन चाइल्डहुड, एक लाइन पॉइंट और लिखना, गुड रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में 3 पॉइंट आपने लिखे हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स होंगे, दूसरा किसमें कॉमन होगा, बच्चों में होगा, कॉमन इन चाइल्डहुड, एंड थर्ड इज गुड रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड। इन पैथोलॉजिकल फाइंडिंग थर्ड कॉलम। Under light microscopy, it is normal, but electron microscopy may show food processes effacement, EFFACEMENT, food process effacement। फोर्थ कॉलम में कॉमन कॉजेज में लिखना है आपको, कॉमन कॉजेज में in association with drug induced interstitial nephritis, और कॉज क्या है, HIV infection, and the next cause is Hodgkin's, HODGKINS, Hodgkin's and other lymphomas, lymphomas। तो ये कौन सा हो गया, मिनिमल चेन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सेकेंड राइट डाउन इन टाइप फोकल सेगमेंटल, फोकल FOCAL, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, SCLEROSIS, glomerulosclerosis, focal segmental glomerulosclerosis।
In clinical presentation, write down nephrotic syndrome, but less responsive to steroid, Other additional features include hypertension, mild renal insufficiency, and microscopic hematuria. यूरिन में ब्लड आने लगता है, वो किसमें दिखाई देता है? माइक्रोस्कोप में हमें रेड ब्लड सेल्स दिखाई देते हैं. एंड माइक्रोस्कोपिक हेमेचुरिया. In third column, segmental capillary collapse affecting less than 50% of glomeruli, with entrapment मैंने पकड़ना, ENTRAPMENT, with entrapment of amorphous AMORPHOUS, amorphous hyaline material. Electron microscope show food process effacement in primary focal segment, segmental glomerulosclerosis. And in the fourth column, common causes लिखना है आपको. प्राइमरी कॉज क्या है? इडियोपैथिक कॉजेज अननोन. दो कॉजेज हैं, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी. प्राइमरी में कौन सा है? इडियोपैथिक. दूसरा HIV इन्फेक्शन. थर्ड हेरोइन, ड्रग एडिक्ट, हेरोइन, HEROIN, हेरोइन. नेक्स्ट चारकोट मेरीटूथ, चारकोट, CHARCOT, चारकोट. मेरी, MARIE, चारकोट मेरीटूथ, TOOTH. Lysosomal disease और सेकेंडरी में क्या आता है? रिस्पॉन्स टू reduction in nephron loss from any cause. The third in type, write down focal proliferative glomerulonephritis. फोकल, पहले आपने लिखा था फोकल, सेगमेंटल लिखा था. अब कौन सा होगा? फोकल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. एक्टिव यूरिन सेडिमेंट मैंने जैसे मान लो टेस्ट में यूरिन कलेक्ट किया तो नीचे कुछ कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है, सेडिमेंट. एक्टिव यूरिन सेडिमेंट, mild to moderate reduction in GFR,
mild to moderate reduction in GFR. थर्ड कॉलम में आपको लिखना है segmental areas of proliferation, segmental areas of proliferation and necrosis involving less than 50%, 50, less than 50% of the glomeruli, and necrosis involving less than 50% of glomeruli. Fourth column, common cause. Early and milder forms or recovery phase of most disease causing diffuse proliferative and crescentic glomerulonephritis. Early and milder forms or recovery phase of most disease causing diffuse proliferative and crescentic glomerulonephritis. Next type is diffuse proliferative glomerulonephritis. Diffuse proliferative glomerulonephritis. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में बस यहीं खत्म कर दूंगा। एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दूसरा एक्यूट रीनल फेलियर, एक्टिव यूरिनरी सेडिमेंट्स, non-nephrotic range of proteinuria, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या आता है? डिफ्यूज इंक्रीज इन सेलुलरिटी of most of the glomerular tufts, 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 due to leukocyte infiltration and proliferation of endothelial and mesangial cells. And in the fourth column, write down common causes में immune complex glomerulonephritis, फिर लिखे इडियोपैथिक, फिर वो लिखे आप पोस्ट इन्फेक्शन, नेक्स्ट SLE, then cryoglobulinemia, cryo, globulinemia, AEMIE। इसको यहीं तक मैं रखता हूँ बेटे। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहो। थैंक यू बेटे, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटे।